Good morning, everyone. So, in today's lecture of techniques, बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम आपका स्टडी करेंगे सीडी एंड ओआरडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो इसमें सीडी आपका सर्कुलर डाइक्रोरिज्म होता है और ओआरडी होता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्जन। ठीक है। देखो, मेन जो क्वेश्चन आता है वो तो आपको मेनली जो इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, और जनरली ग्राफ्स होते हैं इसमें ना। ठीक है। जनरली जब सीडी का नाम आता है ना तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि इसको मेनली हम प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब अगर मुझे प्रोटीन्स के अंदर ये पता करना है कि उसके अंदर कितना अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, उसके अंदर कितना बीटा शीट है, उसके अंदर कितना रैंडम कॉइल है, ठीक है, मतलब दिस इज वन ऑफ द मेन टेक्निक विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है। कि जैसे एक प्रोटीन होता है ना, उसके अंदर मान लो उसके अंदर कुछ पार्ट अल्फा हेलिक्स है, कुछ बीटा शीट है, कुछ रैंडम कॉइल है। ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है ना कि जो अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और रैंडम कॉइल है उसका सीडी स्पेक्ट्रा कैसा आता है। ठीक है। दूसरा हम क्या स्टडी कर सकते हैं, कई बार क्या होता है ना, जैसे एक प्रोटीन है, ठीक है, मान लो आपने कह दिया उसके अंदर 60% अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, आपने उसमें कह दिया कि 30% बीटा शीट है और 10% रैंडम कॉइल है। ठीक है। अब हम अगर प्रोटीन को हीट करेंगे, हीट से क्या होगा, डीनेचुरेशन। तो जनरली डीनेचुरेशन से क्या होता है, जो अल्फा हेलिक्स का कंटेंट है वो कम होता है, ठीक है, बीटा शीट का कंटेंट भी क्या होगा, कम, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। बट जो मेरी रैंडम कॉइल है उसका कंटेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रैंडम कॉइल का कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरह से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इससे हम हमें क्या पता लगता है कि एक तो देखो क्या है, ये एक जनरल सी आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए जब भी सीडी की बात हो रही है जनरली। ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स को भी स्टडी करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। बट इफ यू वांट टू स्टडी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू गो फॉर सीडी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल बताऊंगा। ठीक है। वैसे तो चलो इतना मतलब प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन कम आता है, बट स्टिल हमें थोड़ा बहुत बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताओ। ठीक है ना। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा ना कि जैसे मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज के अंदर अलग अलग उसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। उसके अलग अलग प्रिंसिपल, किसी में आप एब्जॉर्प्शन, जैसे यूवी विजिबल के अंदर आप देख रहे थे कि कुछ इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, एक्साइट हो रहा है वो। किसी के अंदर आप रोटेशनल और वाइब्रेशनल, जैसे हमने आईआर और रमन की बात की थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस आप कौन सी वेव्स में करते हो, माइक्रोवेव्स में। और अगर आपको एनएमआर करना है, ठीक है, ये आ रखा है एग्जाम में क्वेश्चन, एनएमआर हम कौन सी वेव्स के लिए कौन सी वेव्स यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या था, रेडियो वेव्स। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिंसिपल समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद मेन जो है वो एप्लीकेशन ही है। ठीक है। वो एप्लीकेशन ही है क्योंकि मेन क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसने हमें क्या बता रखा है, क्योंकि सर्कुलर डाइकोरिज्म हम बोल रहे हैं सीडी। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर दो टाइप की लाइट दिखा रखी है, एक होती है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट और एक होती है आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट क्या का मतलब क्या उसकी फीचर होते हैं या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, वो कह रहा है इसमें जो एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर का वेरी करता है। ठीक है। जैसे होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ उसका एक करेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है। वो डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। जैसे आप सिंपली रिजल्ट देख सकते हो, लीनियर पोलराइज लाइट को उसने ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, सिंपली जो हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है। और सर्कुलरली को उसने ऐसे आपका शो कर रखा है। ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि जैसे अभी हम एक और डायग्राम देखेंगे, हम लीनियरली पोलराइज लाइट को ऐसा मान के चलते हैं कि वो दो सर्कुलरली पोलराइज लाइट से बनी हुई है। ठीक है। जैसे ये आप डायग्राम देखो, जैसे होते हैं ना वेक्टर, जैसे आपके पास ये वाला जो ये है, ये लीनियरली पोलराइज्ड है, बट ये किसकी बनी हुई है, दो सर्कुलर पोलराइज्ड की। ठीक है। जैसे इसको मैंने बोल दिया ये राइट कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है आपका, लेफ्ट। ठीक है। जैसे हम पढ़ते थे ना वेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने एक वेक्टर ये बनाया, दूसरा वेक्टर ये बनाया, तो ये कह दिए ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है। तो जो लीनियर पोलराइज्ड लाइट है उसको हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि वो दो
सर्कुलरली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स की बनी हुई है। एक होता है लेफ्ट और एक होता है आपका राइट। ठीक है, जैसे इसको मैंने लेफ्ट लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, राइट। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली है क्या, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दो नाम आपको बताए। ठीक है, एक बताया ओ आर डी, ठीक है, और एक होता है सी डी। ठीक है, वैसे तो ये जो दोनों है ना, एक तरह से मेन तो हम सी डी यूज करते हैं, दोनों का मतलब थोड़ा सा प्रिंसिपल डिफरेंट है। अदरवाइज जो ओ आर डी सी डी जो है वो मतलब एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे वो आपको क्या बता रहा है, उसने आपको यहाँ पर क्या बताया कि पोलैरिमेट्री और एंड ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, पोलैरिमेट्री किस चीज को मेजर करती है, द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड polarization is changed after linearly polarized light is passed through a solution containing a chiral substance। ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे ना कि आपके पास एक chiral substance है। chiral क्या होता है, जो कि ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो हम क्या दिखाते थे कि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसमें से क्या कराते हैं, जैसे आपका ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है विच इज कायरल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेरी ये है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन में से पास कराते हैं, ठीक है, अब सॉल्यूशन या तो इसको जैसे ऐसे रोटेट कर देगा, ठीक है, या उसको वो ऐसे रोटेट कर देगा। ठीक है, जैसे हम बोलते थे ना, अगर राइट की तरफ रोटेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। ठीक है, और अगर लेफ्ट की तरफ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीवो। क्या बोलते हैं, लीवो। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जनरली ये एक बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कायरल सब्सटेंस ही प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट है उसको राइट या लेफ्ट की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ओ आर डी है इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये दो कंपोनेंट है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जिस मीडियम से हम पास करा रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है जो भी मूवमेंट होती है वो किस बेस पे होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है ना, जनरली हम कहते हैं एक लाइट है, उसका जब हम पास कराते हैं बेसिकली आपका, जैसे हम जनरली पढ़ते थे कि वो रेयर से डेंसर में आ रहा है या फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो बेंडिंग होती है लाइट की। ठीक है, ओआरडी का प्रिंसिपल क्या है, वो क्या कहता है कि जो ये दो कंपोनेंट है लेफ्ट और राइट, इन दोनों के लिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब राइट कंपोनेंट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। ठीक है, उसको हमने लिख दिया ईटा राइट, और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, उसको हमने क्या बोल दिया, ईटा लेफ्ट। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा मतलब कि जो दोनों कंपोनेंट में से कौन सा ज्यादा डेविएट करा है, जो कौन सा ज्यादा डेविएट करा होगा तो नेट हमारा उस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी लाइट की। ठीक है, जैसे होता है ना कि दोनों कंपोनेंट जो हैं दे आर बिहेविंग, उनके लिए सेम ही मीडियम है, बट इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट है। तो इस वजह से नेट, अब वो डिपेंड करता है ना कि अगर लेफ्ट वाला ज्यादा करा तो नेट फिर ये पोलराइज लाइट जो है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। अगर वो वाला कंपोनेंट या जो राइट वाला कंपोनेंट है वो ज्यादा डेविएट करा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तो रिजल्टेंट आपने देखना है ना। प्लेन पोलराइज्ड में तो क्या है कि इक्वल है, जैसे ये भी एंगल फॉर एग्जांपल इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब डिपेंड करता है कि ये कितना करा, ये कितना करा। तो जोन सा कंपोनेंट ज्यादा, जो ज्यादा डेविएट होगा, जो ज्यादा एंगल बनाएगा, तो नेट जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो उस तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ओआरडी का प्रिंसिपल ये होता है, ओआरडी का प्रिंसिपल क्या होता है कि टू डिफरेंट जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, हमने क्या माना है सबसे पहले कि जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट्स की बनी हुई है। पहली बात हमने ये की है। ओआरडी के अंदर क्या होता है, ओआरडी का प्रिंसिपल ये है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, आप जब उसको एक मीडियम में से पास करा रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो ना, आप उसको लीनियर मानो ही मत, आप लीनियर को ये मानो कि वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एंड व्हेन यू पास दैट लाइट थ्रू द मीडियम, तो वंस दोनों जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कंपोनेंट्स हैं उनके लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट बिहेव करेगा। ठीक है, एक कंपोनेंट ज्यादा रोटेट कर गया, दूसरा आपका कम। ठीक है, इक्वल करे तो फिर तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे आपका सब्सटेंस फॉर एग्जांपल कायरल नहीं है तो फिर उसमें वो रोटेट कर ही नहीं पाएगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है। सीडी में क्या होता है, सीडी में वो क्या कहते हैं, जो ये दो कंपोनेंट है जब आप इसको मीडियम में से पास कराते हो इनकी एब्जॉर्प्शन अलग अलग होती है। जैसे राइट कंपोनेंट की एब्जॉर्प्शन अलग है, लेफ्ट की अलग है। तो वो जो चेंज आता है, ठीक है, वो जो एब्जॉर्प्शन में चेंज है वही हमारा सीडी होता है।
ठीक है, वो क्या होता है हमारा सी डी। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो ऑप्टिकल रोटेशन, जो डिस्पर्जन टेक्निक है, या ऑप्टिकल रेडिएशन डिस्पर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये वो टेक्निक है दैट मेजर्स दिस एबिलिटी ऑफ ए कार्यल सब्सटेंस टू चेंज द प्लेन पोलराइजेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। द एंगल between the plane of the resulting linearly polarized light against that of incident light is dependent on the refractive index for left and right circularly polarized light। वो डिपेंड करेगा कि लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। देखो मीडियम सेम है, हम ये नहीं कह रहे कि जिसमें से पास करा रहे हैं वो तो सेम ही है, बट वो लेफ्ट वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका डिफरेंट रहेगा, राइट वाले के लिए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जो ज्यादा बेंड हुई तो नेट उस तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, पढ़ा हो ये प्रिंसिपल, फिर कहते हैं हमने सीडी पढ़ी है। ठीक है, प्रिंसिपल जस्ट ये है कि थोड़ा सा हमें आइडिया हो, अदरवाइज ऐसा मतलब कम ही चांस होता है कि वो आपसे ऐसे प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछे, बट फिर भी बेस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं वही है ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पे फिजिक्स ज्यादा लगती है, आप माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, आप ये लाइट का नेचर। ठीक है, बट हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो थोड़ा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आना है। ठीक है, बट स्टिल थोड़ा सा ये होता है कि अगर हमें थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल पता हो तो थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है। ठीक है, कि एक्चुअली ओआरडी है क्या। एक तो होता है कि मैं आपको सिंपल दिखा दूंगा, ये ग्राफ आता है सीडी का, ठीक है, आप उसको या तो सीधा रट के चले जाओ, बट थोड़ा सा इसमें इन सभी, तभी बोलते हैं ना बायोफिजिकल टेक्निक्स, सारों में फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हमें तो चलो बस, हमें हमें तो ये होता है कि बायोलॉजिकल में हमें चाहिए क्या। ठीक है, हमें किसी चीज को देखना है। अब जो भी ये सब है ये बना तो फिजिक्स वाले ही रहे हैं, या जो टेक्निकल वाले हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज है, माइक्रोस्कोप्स उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, बट उनको हम बायोलॉजिकल एज ए लाइफ साइंस के अंदर उसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम स्टडी करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने प्रोटीन को स्टडी करना है, आई वॉन्ट टू सी प्रोटीन में कितना अल्फा हेलिक्स है, कितना बीटा शीट है, सो आई हैव टू गो फॉर सी डी। ठीक है, तो ओआरडी का मतलब समझ आया। ठीक है, लीनियर पोलराइज लाइट है, उसके दो कंपोनेंट हैं। व्हेन यू आर पासिंग दिस लाइट थ्रू ए मीडियम, तो क्या हो रहा है कि वो दोनों के लिए क्या कर रहा है, डिफरेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डी। ठीक है, मेन बस आपको मिली यहाँ पर बेसिक चीज याद रखने। देखो क्या होता है, इन एडिशन टू चेंजिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है वो अनयूजुअल एब्जॉर्प्शन बिहेवियर भी दिखाता है। जैसे आपने लाइट दी, आप तो प्लेन पोलराइज दे रहे हो ना, बट मैंने आपको क्या कहा, उसमें एक लेफ्ट कंपोनेंट है, एक राइट कंपोनेंट है, दोनों की एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट होती है। लाइट, जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन अलग है, राइट वाले की एब्जॉर्प्शन अलग है, जिसकी वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट्स के अंदर भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सीडी। ये जो एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है, देखो क्या बेसिक चीज सेम है, उसमें आप कुछ और स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इसमें कुछ और स्टडी कर रहे हो, बट एट द एंड दोनों का मतलब जो जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोल रहा है वो सीडी, और इसकी यूनिट भी बता रखी है, वो हमें क्या बता रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स वन। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना, ये जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसको ना हम एक, आपको कई बार जो ग्राफ दिखेंगे उसमें ना दिखने को मिलेगा मोलर एलिप्टिसिटी। ठीक है, जैसे ये लिखा हो ना थीटा लैम्डा, ये मतलब यू नीड नॉट टू गेट इनटू दिस कैलकुलेशन। ठीक है, वो क्या करना है उसमें हमें इतना जाना नहीं है, बस आप याद रखना कई बार ग्राफ जो होगा वो डेल्टा एप्सिलॉन वर्सेस वेवलेंथ के बीच में होगा, और कई बार जो ग्राफ है वो आपका एक एक मोलर एलिप्टिसिटी होती है। ठीक है, और मोलर एलिप्टिसिटी जो होती है उसके बीच में, और आपका किसके बीच में होता है, लैम्डा के बीच में। ठीक है, जैसे इसकी यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स वन दिखा रखी है, ये क्या दिखा रखी है कि जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर आपका डेसिमोल इनवर्स वन इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वन। ठीक है, आपको चलो इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप का कैलकुलेशन हमें नहीं आने वाली है। ठीक है, पहले आती थी एग्जाम्स में, बट अब इतनी कैलकुलेशन हमें ऐसी वाली देखने को नहीं मिलती। मेन यहाँ पर क्या, दोनों के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, वहां पर आप चेक कर रहे थे कि जो प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन, दोनों कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग
उनके अंदर रोटेशन हो रही थी, वो अलग अलग एंगल से मूव कर रहे थे। इसके अंदर आप एब्जॉर्प्शन चेक कर रहे हो। आपने कहा कि लेफ्ट वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए एब्जॉर्प्शन अलग है, राइट वाले के लिए एब्जॉर्प्शन क्या आपकी अलग है। लेफ्ट वाले के लिए एब्जॉर्प्शन क्या आपकी अलग है, राइट वाले के लिए एब्जॉर्प्शन क्या आपकी अलग है। ठीक है। जैसे लिखा ना कि ओ आर डी एंड सी डी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम अंडरलाइंग फिनोमिना। ठीक है। लाइट ही देनी है, बस ये है कि थोड़ा सा दोनों में आप डिफरेंट उसको चेक कर रहे हो। अब इसमें एक, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे क्या होता है ना, इनैंशियोमर्स होते हैं। जैसे उसने कहा कि एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव सीडी है, तो उसका जो इनैंशियोमर है उसका नेगेटिव होगा, एंड ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ए एंड बी आर टू एनएंशियोमर्स, तो उसके बारे में कैसे पता लगेगा, तो उसका आंसर आप देख सकते हो, सर्कुलर डाइपोरिज्म। ठीक है। अगर एक का पॉजिटिव, पॉजिटिव सीडी वही है, मतलब एंगल्स आएंगे, जो भी सर्कुलर डाइक्रिज्म की यूनिट है, या जैसे आप उसको एंगल की टर्म्स में देख रहे हो, तो पॉजिटिव अगर एक इनैंशियो, अगर एक मॉलिक्यूल का है और जो उसका इनैंशियोमर है, उसका जो सीडी आएगा वो नेगेटिव आएगा, बट द वैल्यू विल बी सेम। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो उसकी वैल्यू है। ठीक है। और ये जो सीडी है ना, ये हम कुछ वेवलेंथ पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, यू विल गेट ए बेटर आइडिया। इसको हम किस पे देखते हैं, एक वेवलेंथ पे देखते हैं, जहां पर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का एक एब्जॉर्प्शन बैंड हो। सीडी में आप क्या चेक कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन। जो लाइट आप सोल्यूशन में से पास करा रहे हो, जो भी सोल्यूशन है आपका, तो उसको एब्जॉर्ब करे ना। आपने ऐसी लाइट दे दी जो सोल्यूशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस कहां से देख लोगे। आप ये कह रहे हो कि दोनों कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन अलग अलग है, तो एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो डिफरेंस पता लगेगा ना। तो यू हैव टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो कि जो कि आपका जो मीडियम है। ठीक है। जैसे आप प्रोटीन्स के लिए कर रहे हो, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है। ये बात हुई है यहां पर सिर्फ अभी प्रिंसिपल की। ठीक है। अब आएंगे मेन, कि जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो, अभी हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मेन तो ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और अभी हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये वही सेम है कि ओ आर डी सी डी जो है वो, जो सेम यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहला आपको जो ग्राफ याद रखना है वो ये वाला। ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मीन रेजिडुअल एलिप्टिसिटी। ठीक है। और इधर क्या आपका लैम्डा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लैम्डा। ठीक है। जैसे होता है ना, ये जैसे 190 टू 250 शो कर रखा है। ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है ना, जो जैसे यूवी भी ना अलग अलग होता है, जैसे जब हम अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं ना, मतलब इसका चलो थोड़ा बहुत डिफरेंट वैल्यूज लिखी हो सकती हैं। जैसे हमने कहा था ना, जो विजिबल है, विजिबल होता है 400 to 700, यही लिखते हैं हम। अब हम कहते हैं कि 400 से नीचे जो वैल्यू है यूवी की है। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स आएंगी। एक टर्म होता है नियर यूवी। ठीक है। नियर यूवी में जनरली कई जगह पे लिखा हुआ कि 200 to 400। ठीक है। और अगर लिखा हुआ है फार यूवी, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी 10 to 200। ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है, कई जगह पर ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। बट एक चीज हम समझ सकते हैं ना कि नियर और फार यूवी का क्या मतलब है। ठीक है। नियर यूवी का क्या मतलब है, जो मतलब जैसे बिल्कुल पास है उसके, क्योंकि 400 से नीचे हम यूवी बोल देते हैं। ठीक है। और जो वेवलेंथ थोड़ी दूर है, उसको बोल देते हैं फार यूवी। ठीक है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट में भी ना आगे क्लासिफिकेशन होती है, जैसे यूवी ए होती है, यूवी बी होती है, यूवी सी होती है। ठीक है। पढ़ा है ऐसा कुछ इकोलॉजी में, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी? हम्म। नहीं पढ़ा। ठीक है। जैसे होता है ना, यूवी रेस को हम बोलते हैं दे आर रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ थायमिन थायमिन डाइमर, जो हम डीएनए रिपेयर के अंदर भी पढ़ते हैं। हाँ, तो वो कौन सी यूवी होती है, ए होती है, बी? चलो आप देखना इसमें कि जनरली जो स्किन कैंसर कर रही है वो कौन सी यूवी रेज है, वही है ना वो। आप मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल 2 से 400 या और भी कम ले चलो, तो उसी में उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है, यूवी ए की इतनी होगी, यूवी बी की इतनी होगी, यूवी सी की इतनी होगी। ठीक है। बट यहाँ पर जब आप सी डी स्पेक्टर की बात करते हो ना, तो आपको ये दो बातें देखने को मिलेंगी, नियर यूवी एंड फार यूवी। ठीक है। ये कई जगह पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिल सकता है, बट जो 400 के पास है वो आपका क्या है। जैसे भी ये देखो ना, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट उसने
190 से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मतलब ये तो फार यूवी का ही है, ये 190 के बाद ही स्टार्ट है ना। यहाँ पर उसने आगे शायद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में भी उन्होंने मेंशन किया होगा, मैं देखता हूँ उसमें, देखते हैं उन्होंने क्या रेंज दिखा रखी है। ये देखो ना, इन्होंने यहाँ पे क्या शो कर रखा है, वैसे इन्होंने 190 टू 250 दिखा रखा है, इसको उसने क्या बोला है, फार यूवी। और 250 टू 300 को क्या बोला है, नियर यूवी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ना आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, बट ये देखो ना यहाँ से आपको पता तो लग ही रहा है कि 250 और 300 उसको वो क्या बोल रहा है, नियर यूवी। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे 200 से 400 लिखा है, और जो 190 टू 250 है उसको वो फार यूवी बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मेन क्या है, यहाँ पर ये ग्राफ आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से एक फास्टमैन पर्सन है जिसने ये बेसिकली सीडी बताया था 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो डार्क ग्रीन है, ये जो मेरा ये डार्क ग्रीन है, ठीक है, ये है आपका अल्फा हेलिक्स। ये ग्राफ किसका आता है, अल्फा हेलिक्स का। ये जो ग्रे है, ये ग्राफ है बीटा शीट का। और जो आपको ये दिख रहा है, ये किसका, आपका रैंडम कॉइल का। ठीक है, एक तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कई बार, दे विल गिव यू 3 ग्राफ। ठीक है, अल्फा हेलिक्स का आप देख रहे हो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो नीचे जाके ऐसे जा रहा है। बीटा शीट का जैसे यहां से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे ही आ गया। ठीक है, और रैंडम कॉइल का तो स्टार्ट ही नीचे से हो रहा है। ठीक है, मतलब आप देख रहे थे ना, जैसे यहां पर क्या है कि जो मीन रेजिड्यू इलेक्ट्रिसिटी है, वो इनकी तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, नेगेटिव भी जा रही है। और रैंडम कॉइल की तो स्टार्ट ही कहां से हो रही है, नेगेटिव से हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ आपको सबसे पहले एक तो अच्छे से पता हो कि कौन सा ग्राफ अल्फा हेलिक्स का है, कौन सा ग्राफ बीटा शीट का है, और कौन सा ग्राफ आपका रैंडम कॉइल का है। बनाया ग्राफ पहले। ठीक है, ये मतलब आपने देखा होगा, ये जनरल सा ग्राफ है, और ये आपको सबसे पहले पता हो। मैं वही बता रहा हूँ ना, प्रिंसिपल इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हमारे लिए जो मुद्दे की बात है ना, मेन ये है। ठीक है, हमारे हमारे जो काम की चीज है वो यहाँ पर ये है कि हमें इस चीज को समझना है कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और रैंडम कॉइल का जो ग्राफ है वो आपका कैसा आता है। ठीक है, और ये किसके बीच में ग्राफ बनाया है, मीन रेजिडुअल इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 190 से हम जा रहे हैं। ठीक है, और 190 से उसने किसके बीच में बना रखा है वैसे, 250। ठीक है, ये थोड़ा मैं आपको कह रहा हूँ ना, कई बारी एक्चुअली क्या होता है, जो थ्योरी में ये लिखा होता है कि जो, जैसे क्वेश्चन भी है यहाँ पे एग्जाम में ना, क्योंकि ना उसके हिसाब से फिर थोड़ा वो डेफिनेशन में चेंज आ जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, उसमें ना एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस लाइन को आप अभी ऐड कर लो चाहे, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी होगी कि जो फार यूवी है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है वो, फार यूवी की। कहता है जो अगर हम फार यूवी रीजन में सीडी लेते हैं तो वो हमें काइंड एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, लेकिन जो नियर यूवी और एक ट्रिप्टोफैन एमिशन स्पेक्ट्रा, ट्रिप्टोफैन एमिशन स्पेक्ट्रा एक तरह से फ्लोरेसेंस वाला होता है, ये हमें टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्म करता है। ठीक है ना, जैसे वहां पर जो बना रखा है ना, मतलब वो 190 टू 250 है, वैसे हमने रेंज क्या रखी थी कि 200 से 300 तक, या 200 से 400 तक। तो मतलब वो एक तरह से आपका, ठीक है, वो एक तरह से कौन से वाला होना चाहिए, फार यूवी वाला। ठीक है, बट वही है ना, अब इधर जो इन्होंने ग्राफ बना रखे हैं उसमें इसने जो फार यूवी है, सॉरी फार यूवी है ना इसके अंदर, हाँ, फार यूवी वाला क्या दिखा रखा है, 190 टू 250। और नियर वाला कितना दिखा रखा है, 250 टू 300। ठीक है, तो वहां पर जो ग्राफ है वो कौन सा है, 190 टू 250 वाला ही है। तो फार यूवी जो सीडी है वो मुझे किसके बारे में बताता है, तो यहां पर ना अगर ये आप लिख भी सकते हो कि ये फार यूवी सीडी है, कौन सा ये, फार यूवी। मतलब जैसे मैंने आपको एक रेंज बताई है, तो अब ये इसको क्या बोल रहा है, फार यूवी। जैसे जो दो डायग्राम हमें दे रखे हैं उसके हिसाब से
जो 190 और 250 के बीच में है वो फार यूवी है, और जो 250 से 300 के बीच में है वो कौन सा है आपका, दैट इज योर नियर यूवी। तो एक लाइन हमें यहां से क्या देखने को मिलेगी, फार यूवी जो है वो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ठीक है, और नियर यूवी और एक ट्रिप्टोफैन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखे कुछ क्वेश्चंस ना जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा पे बेस्ड आ रखे हैं, जो कल मैंने आपको यूवी विजिबल में कंसेप्ट भी बताया था। तो जैसे ट्रिप्टोफैन का एमिशन स्पेक्ट्रा कौन सी वेवलेंथ पे था? 3। और टायरोसिन का एब्जॉर्प्शन अलग है, एमिशन, एमिशन। अच्छा अच्छा, पेपर में भी अच्छा अच्छा करते रहना। अभी मैं यहाँ पर कितना था, 338। अब वही बात। और दूसरे का, टायरोसिन का, और उसका फिनाइलएलिन का, ये 348 है, ये 303 है, ये आपका 282 है। अभी देखना, आप देखना इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन होगा एक, ठीक है। वो मैं इसलिए यहां पर बताऊंगा क्योंकि यहां पर ना इसने ना एमिशन स्पेक्ट्रा की भी बात कर दिया है। तो क्वेश्चन जो है ना, कई बार क्वेश्चन ऐसा देखा गया जिसके अंदर ना वो एमिशन वाला स्पेक्ट्रा जो है, मतलब एमिशन है मतलब हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो यूवी विजिबल है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो एक चीज हमें यहां से पहले क्या सीखने को मिली है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलती है, फार यूवी सीडी से, ठीक है ना। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, सीडी तो पढ़ के चले गए बट वो फार या नियर यूवी पे ध्यान नहीं देते। नियर यूवी जो है वो एग्जाम में जो इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन में दे रखा है कि वो मुझे टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में, किसके बारे में बताता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ग्राफ याद हो, ठीक है, वैसे तो ज्यादातर यही देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक और ग्राफ होता है जैसे वो किसके बीच में बना रखा है, डेल्टा एप्सिलॉन और आपका किसके बीच में है, ये लैम्डा के बीच में है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो यहां से अल्फा हेलिक्स बना रखा है, ये बीटा शीट बना रखी है, ये रैंडम कॉइल बना रखा है। ज्यादातर तो वही देखने को मिलेगा, बट वही होता है ना कि आप किस चीज को ले रहे हो, वहां पर आपने क्या लिया था, मीन रेजिड्यू इलेप्टिसिटी। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि हमने, एक तो हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन आता है, ठीक है, जो आप ये देखो ये रिलेशन है ना उसके बीच में, जैसे ये एक इलेप्टिसिटी है, ठीक है, और ये एक फॉर्मूला किस चीज का है, जिसके अंदर डेल्टा एप्सिलॉन है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी। तो जब हम इसके और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो अभी आपने बनाया है वो है ये वाला, ठीक है। दूसरा ग्राफ किसके बीच में है, डेल्टा एप्सिलॉन और लैम्डा के बीच में। तो वो ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये आपका क्या है, देखो इसमें अल्फा यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो चाहे बीटा है चाहे आपका रैंडम कॉइल है, दोनों यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ग्राफ आपका किसके बीच बीच में दिखा रखा है, डेल्टा एप्सिलॉन एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स का, ये बीटा शीट का, और ये आपका रैंडम कॉइल का, ठीक है। ऐसे ही आपका, जैसे ये एक सीडी स्पेक्टर दिखा रखा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए का, ठीक है। जैसे इसमें जो ब्लू वाली फॉर्म है वो ए फॉर्म दिखा रखी है, जैसे जिसकी पीक आपको सबसे ऊपर दिख रही है। जो रेड वाला है वो कौन सा दिखा रखा है, बी फॉर्म। और जो ग्रीन वाली है वो कौन सी है आपकी, जी फॉर्म, ठीक है। जैसे जो ए और बी होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, और जी जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। ए और बी होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, राइट हैंडेड, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो ना इन दोनों का यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपका ब्लू वाला क्या, ए का भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी का भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये दोनों राइट हैंडेड हेलिक्स हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ए और बी कैसे होते हैं, राइट हैंडेड, ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हो।
और जी कैसा होता है आपका लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। ठीक है, इसमें एक और मैं आपको जैसे बताता हूँ, जनरली जो आपके पोरफायरिन्स, जनरली पोरफायरिन्स की बात हम कहाँ पर करते हैं? दीज आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं आपके? ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैटालेस एंड साइटोक्रोम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन एक्सटेंड थ्रू आउट द साइक्लिक टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। जब पोरफायरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है? साइक्लिक मतलब टेट्रापायरोल रिंग होती है। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो इन इनमें जो ट्रांजिशन आती है वो किस पे आती है? 400 नैनोमीटर पे। ठीक है, जैसे होता है ना ये, जनरली जैसे हमने यूवी विजिबल पढ़ा था, तो ये 400 नैनोमीटर पे क्या दिखाते हैं? ट्रांजिशन दिखाते हैं, जिसे हम एक बैंड बोलते हैं, सॉरेट बैंड। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीमोग्लोबिन इज वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन द आयरन बाउंड लिगेंड। ठीक है, एक तो होता है पोरफायरिन, अगर पोरफायरिन के साथ आयरन लग जाता है उसे बोल देते हैं हम हीम। उसे हम क्या बोल देते हैं? हीम। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीमोग्लोबिन इज वेरी सेंसिटिव टू डू चेंजेस इन द आयरन बाउंड लिगेंड। दीज चेंजेस कैन बी यूज फॉर स्ट्रक्चर फंक्शन स्टडीज ऑफ हीम प्रोटीन। ठीक है, जनरली हम एक टर्म तो क्या यूज करते हैं? पोरफायरिन, ये पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक है, एक टर्म हम यूज करते हैं पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन। अगर पोरफायरिन के साथ आयरन लग जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हीम। उसे हम क्या बोल देते हैं? हीम। उसे हम क्या बोल देते हैं? हीम। ठीक है, अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन क्या आया, जो जनरली जो पोरफायरिन है वो एब्जॉर्प्शन किस पे दिखा रहा है? 400 के ऊपर। किस पे दिखा रहा है? 400 के ऊपर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है एग्जाम में, उसने क्वेश्चन हमें ये दिया कि कहता है जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक सीडी है। उसके अंदर क्या है? करेक्टरिस्टिक सीडी है। ठीक है, सर्कुलर डायकोरिज्म। पीक्स इन द कहता है फार यूवी, नियर यूवी एंड सॉरेट रीजन। सॉरेट रीजन तो एक तरह से 400 ही है, वो तो मतलब एग्जैक्टली मतलब विजिबल में ही आ गया। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नियर यूवी सीडी कम्स एंटायरली फ्रॉम। ठीक है, अब हमें पता है जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फार या नियर यूवी? क्योंकि 257, 274, 280 तो एरोमेटिक तो है। और साथ में जो हीम ग्रुप, क्योंकि ऑप्शन में एक तो एरोमेटिक है, हीम ग्रुप है, हीम एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड का तो जैसे 190 से 210 था, वो तो फिर भी थोड़ा सा आप उसको फार यूवी मान सकते हो, तो वो तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो नियर यूवी है, तो जैसे पोरफायरिन 400 पे दिखाता है, लेकिन जब उसके साथ आयरन लग जाता है ना, तो फिर वो आपका नियर यूवी में दिखाता है। तो इसका आंसर क्या दे रखा था? हीम एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज। एरोमेटिक तो चलो आपको पता ही है, वो तो दिखाते ही नियर यूवी में है, बट हीम का भी इसमें आपने साथ में याद रखना है। जबकि पोरफायरिन का 400 है, जबकि पोरफायरिन का कितना दिखा रखा है? 400। जो सोरेट बैंड है ना, वो पोरफायरिन की वजह से आता है, लेकिन पोरफायरिन के साथ जब आयरन लग जाता है तो उस हीम ग्रुप की जो आ रही है वो कौन सी उसके ऊपर आ रही है? दैट इज इन नियर यूवी रीजन। दैट इज इन नियर यूवी रीजन। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको पहले एप्लीकेशंस बताता हूँ, और फिर मेन यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चाहे प्रिंसिपल इतना याद है चाहे नहीं याद है, सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ बताओ। ठीक है, यहां से मेरे को ये जो है ये मैंने किस में बना रखा है? आपका फार यूवी में। फार यूवी गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नियर यूवी गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
अब सबसे पहले हम एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है सीडी की। तो एक एप्लीकेशन तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताई कि एक तो हमें यहाँ से कोई भी आप प्रोटीन है, अगर आपको प्रोटीन के अंदर ये पता करना है व्हाट इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अल्फा हेलिक्स बीटा शीट एंड रैंडम कॉइल, तो पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन कैन बी गेन्ड, इंफॉर्मेशन कैन बी गेन्ड अबाउट कैन बी गेन्ड अबाउट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चाहे इसमें आपका जैसा भी मैंने आपको बताया कितना अल्फा हेलिक्स है, कितना बीटा शीट है, कितना रैंडम कोइल है, ठीक है। एक तो आपको इससे ये पता लग जाता है, ठीक है। दूसरा भी जैसे मैंने आपको बताया था कि यू कैन स्टडी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, जैसे अल्फा हेलिक्स बीटा शीटा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रैंडम कॉइल में। देखो ना ग्राफ अलग अलग आ रहा है, उनके एंगल्स अलग अलग हैं, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो टू स्टडी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, टू स्टडी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा हेलिक्स है किसी प्रोटीन में या बीटा शीट है, तो जब डीनेचुरेशन हम करते हैं तो क्या होता है आपका, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रैंडम कॉइल में, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि डीनेचुरेशन प्रोटीन की हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या लिख रहे थे हम, द सीडी स्पेक्ट्रा ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपीयर्स टू बी independent of the base composition in the range of wavelengths used, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं।
तो इसमें जैसे एक पॉइंट लिखिए, a large increase in the a large increase in the CD spectrum of mononucleotides is observed. Mononucleotides is observed when they link to form when they link to form even short oligonucleotide chains. Even short oligonucleotide chains. Short nucleotide chains. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिबिट कायरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कायरल होता है क्योंकि उसमें शुगर होती है। ऑल न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिबिट कायरल प्रॉपर्टीज, comma, and their CD is greatly enhanced on the adoption of helical conformation. Adoption of helical conformation. Adoption of helical conformation. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या क्या मतलब क्या होता है ना, जनरली जब जैसे मोनोन्यूक्लियोटाइड है, जब उससे शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनता है तब भी सीडी की वैल्यू क्या होती है आपकी, चेंज होती है। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहा है जो आप स्टडी कर सकते हो। जैसे एक तो आप क्या स्टडी कर सकते हो कि लॉस ऑफ हेलिसिटी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए as a function of temperature and pH, as a function of temperature and pH। ठीक है, यू कैन स्टडी स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब जो भी आपके डीएनए में फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं ऑन बाइंडिंग ऑफ कैटायंस एंड प्रोटीन्स, ऑन बाइंडिंग ऑफ कैटायंस एंड प्रोटीन्स, कैटायंस एंड प्रोटीन्स। यू कैन स्टडी टीआरएनए अमीनो एसिड बाइंडिंग, जैसे टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड लगा होता है, अब उसकी बाइंडिंग को स्टडी कर सकते हो। यू कैन स्टडी जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर एग्जांपल डीएनए है, आप ये स्टडी कर सकते हो कि उसका ट्रांजिशन हो रहा है किसके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। ठीक है, ये स्टडी आप कर सकते हो। यू कैन स्टडी डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन, आप डीएनए और हिस्टोन की इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हो, डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन। एंड यू कैन स्टडी इंटरेक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इंटरकैलेटिंग एजेंट, interaction of double stranded DNA and intercalating agents, and intercalating agents।
तो ये सब एस्पेक्ट जो है वो आप मतलब डीएनए से रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हमें देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो डीएनए था उसका सीडी अलग था। ठीक है, तो वैल्यू होती है ना जब वो मतलब वो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सीडी वैल्यू। जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या होता है, डबल स्ट्रैंड का क्या होता है। ठीक है, जैसे अब टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड बाइंड है या नहीं है, तो उन सब की जो सीडी वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी आपकी, डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो ये तो हमने क्या डिस्कस किया अभी आपकी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जहां से आपको थोड़ा बेटर आइडिया होगा। ठीक है, अब जैसे ये तो एक मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि पी, क्यू और आर क्या है। तो इसमें पी क्या होगा, ऐसा ग्राफ किसका आ रहा था, अल्फा हेलिक्स का। क्यू बीटा शीट और आर रैंडम कॉइल। इसमें तो आंसर ए ही है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको दिखाया था पहले क्वेश्चन, इसमें ना हमारे पास तीन स्पेक्ट्रा हैं। एक हमें क्या देखा है, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी 327, 340 एंड 350। ठीक है, एक हमें क्या दिखा रखा है, फार यूवी सी डी, और एक दिखा रखा है नियर यूवी सी डी। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये जो तीन अलग अलग कलर्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो उसने हमें क्या बताया, वो कह रहे कि एक सीडी स्पेक्ट्रा जो फार यूवी रीजन में होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। और नियर यूवी और ट्रिप्टोफैन एमिशन स्पेक्ट्रा हमें किसके बारे में बताता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर तीन उसने हमें पैनल्स बता रखे हैं। एक बता रखा है इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन एक्स। ठीक है, जो कि आपका ये है। ठीक है, दूसरा क्या बताया हुआ है, फार यूवी सीडी स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन एक्स। ठीक है, जो कि आपका ये शो कर रखा है। एंड नियर यूवी सीडी स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन एक्स रिकॉर्डेड अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तीन कंडीशन क्या है, एक तो कह रहा है कि प्रोटीन एक्स pH 7 के ऊपर है, जो कि ब्लैक में ग्राफ है। ठीक है, जो आपको ब्लैक में दिख रहा है, जैसे ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये किस पे है, pH 7 के ऊपर। ठीक है, दूसरा जो उसने क्या लिखा है, ग्रीन, ग्रीन pH 3 है। जो ग्रीन वाला ग्राफ आपको दिख रहा है वो दिख रही है pH 3। ठीक है, तो ये एक तरह से, चलो इसको हम कलर की फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ब्लैक वाला pH क्या है, 7, तो उसको मैं ब्लैक में लिखता हूं। तो जो ग्राफ मुझे ब्लैक में दिख रहा है वो है pH 7। ठीक है, जो मुझे ग्रीन में दिख रहा है वो है pH 3। जो मुझे ग्रीन में दिख रहा है वो है pH 3, और जो मुझे रेड में दिख रहा है उसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि pH तो 7 है, बट एक इसमें 6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, जो तीसरा ग्राफ मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो क्या बता रहा है, pH 7 प्लस 6 मोलर। ठीक है, यहाँ पर एक केमिकल है, ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है उसका, ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ये तीन ग्राफ हैं आपके पास। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ्स हैं और यहां से आपने कंक्लूड करना है। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, प्रोटीन इज फुली फोल्डेड एट pH 7, acid induced molten globule at pH 3 and unfolded in 6 molar guanidine hydrochloride। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड एट pH 7 and protein has formed beta fibrils at the two other conditions। तीसरा क्या है, द चेंजेस इन फ्लोरेसेंस and near UV CD indicate increase in hydrodynamic radius at pH 3 and 6 molar guanidine hydrochloride। और वो कह रहा है देर इज एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोथ एट pH 3 एंड 6 मोलर guanidine हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जैसे पहले हम अगर इस ग्राफ को देखें जो कि हमें मेनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। आप देखो ये एक तो ग्राफ किसका है, ये तो pH 7 है। ठीक है, ये आपका एक तरह से ग्रीन है, और ये आपका एक तरह से pH 7 प्लस ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड।
ठीक है। अगर आप देखें तो मतलब pH 3 में चेंज तो है, बट ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है। जैसा कि क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट रैंडम कॉइल ही लग रही है, जो आपका pH 7 प्लस ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है। तो ये कहना कि जो फोर्थ स्टेटमेंट क्या आती है हमारी, की एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन है, क्योंकि ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड तो डीनेचुरेशन कराता है, तो उस पे तो है। बट ये कहना कि pH 3 के ऊपर भी है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट उसने क्या लिखे थे कि प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज रिड्यूस एट pH 7। pH 7 पे तो आपको प्रॉपर दिख ही रहा है, जैसे ये ग्राफ ऐसे किसका था, ये वाला जो ग्राफ है ये किसका था, अल्फा हेलिक्स का। यही था ना अल्फा हेलिक्स का, ये तो प्रॉपर ही दिख रहा है। मतलब ये जो प्रोटीन आप स्टडी कर रहे हो इसके अंदर मेनली अल्फा हेलिक्स है। ठीक है ना। प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे हम एक बोलते हैं, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, एक होते हैं ग्लोबुलर। जनरली फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जिसमें एक ही टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये कहना कि pH 7 पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका, वो कह रहा है कि रिड्यूस्ड है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट और सी। अब ये क्या होता है, इंक्रीज इन हाइड्रोडायनेमिक रेडियस। देखना, द चेंजेस इन फ्लोरेसेंस एंड नियर यूवीसीडी indicate increase in the hydrodynamic radius at pH 3 and in 6 molar guanidine hydrochloride। ठीक है। जैसे अब इसके बारे में मान लो हमें कुछ पता नहीं है कि हाइड्रोडायनेमिक रेडियस होती क्या है। अब एक चीज ना, आपको यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस का स्पेक्ट्रा है वो एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पे उसने ट्रिप्टोफैन का ही लिखा ना। ट्रिप्टोफैन का एमिशन कौन सी वेवलेंथ पे था, 348। अब यहाँ पर आपको तीन वेवलेंथ दिखा रखी हैं, एक है 327, एक है 340, और एक दिखा रखी है 350। जब ये 327 कब है, जब एक तरह से आप कह रहे हो कि pH 7 है, ये pH 3 पे है, और ये आपका pH 7 प्लस ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। देखो एक खास बात होती है, जैसे जो भी एक आपका एक प्रोटीन है, जब भी हम एक प्रोटीन की बात करते हैं तो जनरली जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं वो अंदर होते हैं, वो होते हैं इंटीरियर में। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कहां पर होते हैं, आपके इंटीरियर में। ट्रिप्टोफैन एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। तो जनरली अगर आप एक प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो तो आपको ट्रिप्टोफैन अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जब वो डीनेचर हो गया, तब वो ट्रिप्टोफैन एक तरह से एक्सपोज हो गया, क्योंकि वो तो डीनेचर हो गया ना। तो जनरली क्या होता है कि जब प्रोटीन, जब ट्रिप्टोफैन इंटीरियर में है, तब जो उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। और ये देखो ना, 350 तो एक तरह से वही 348 के पास ही है। ये तब होगी जब वो कहां पर आपका एक्सपोज्ड है। ठीक है। तो इसमें जो आंसर है ना वो आपका फर्स्ट ही बनेगा, कि pH 7 पे वो फुली फोल्डेड है। ठीक है। मोल्टन ग्लोब्यूल। ठीक है। जैसे ये ना प्रोटीन की जब फोल्डिंग होती है, तो ये होता है कि उसमें जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। पहले जैसे ये दिखा रखा है कि यहाँ पर प्रोटीन अनफोल्डेड है, फिर बीच में ना एक स्टेट आती है जिसे बोलते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट, और लास्ट में जाके आपका नेटिव स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। वो हम किस बात पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि pH 7 और 3 पे ज्यादा फर्क नहीं है। pH 7 और 3 में ये नहीं ना कि बिल्कुल ही डीनेचर हो गया है। ठीक है। ठीक है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंज हुआ है, उस स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेज। ठीक है। और इट विल बी अनफोल्डेड इन 6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड का काम ही होता है, वो प्रोटीन को डीनेचर कराता है। ठीक है। ये अब थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये आंसर वैसे ऑप्शन तो गलत है, सी वाला, कि हाइड्रोडायनामिक रेडियस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। ठीक है। ये एक बार आपको देखना पड़ेगा, द चेंजेस इन फ्लोरेसेंस एंड नियर यूवीसीडी इंडिकेट इंक्रीज इन हाइड्रोडायनामिक रेडियस। देखो क्या होता है हाइड्रोडायनामिक रेडियस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर उसने सीडी का भी पूछ लिया, और आपको किसके बारे में बताया, एमिशन। देखो जो नॉर्मल हमने एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था ना, वो सिंपल ट्रिप्टोफैन का पढ़ा था। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब वो प्रोटीन का पार्ट होता है,
तब उसका एमिशन स्पेक्ट्रा जो होती है उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम आती है, जैसे 327, जब वो फोल्डेड है प्रोटीन। ठीक है, इससे वही है ना, इसी से आपको प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर का पता लग रहा है। अगर तो एमिशन इंटेंसिटी कम आ रही है, इसका मतलब वो प्रोटीन फोल्डेड है। क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पर किसके एमिशन की बात करें, ट्रिप्टोफैन के। अगर वो वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो फोल्डेड नहीं है। सिंपल ट्रिप्टोफैन का कितना था, 348 था। वो हमने ये थोड़ा कहा था कि वो प्रोटीन का पार्ट है, वो तो फ्री है ना। तो जब वो किसी प्रोटीन का पार्ट है, तब उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो थोड़ा कम होता है। और जब वो प्रोटीन अनफोल्ड हो गया, जब वो एक तरह से डीनेचर हो गया, तो वो ट्रिप्टोफैन एक्सपोज हो गया, तो उसका एमिशन जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी, विच इज 348 जो हमने लिखी थी, विच इज अराउंड 350। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, कि एसडीएस पेज दे रखा है, एक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा, एक फार यूवीसीडी, और एक आपको क्या दे रखा है, नियर यूवीसीडी। ठीक है। सो एक में बता रखा है कि एसडीएस पेज विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल है और विदाउट है। ठीक है। दूसरे में फ्लोरेसेंस एक्साइटेशन 290 पे किया है, और ये ऑब्वियसली आपका ब्लू होगा, और ये रेड शो कर रखा है ना। एक फार यूवी और एक नियर यूवी का है। एसडीएस पेज से क्या पता लग रहा है, जब बीटा मरकैप्टा इथेनॉल दिया तो 50 किलो डाल्टन का बैंड आया है, और नहीं दिया तो 200 का। इसका मतलब ये, इसमें 50 वाले चार है, ये होमो टेट्रामर है। ठीक है। यहां से क्या पता लग रहा है, जैसे इसमें भी वैल्यू जो है ये 330 है, और ये अभी पता नहीं 350 या 356 कुछ भी है, तो ये भी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये अनफोल्डिंग को बता रहा है। ऐसे ही आपको ब्लू वाला, जैसे ये वैसे सही ग्राफ है ना जैसे अल्फा हेलिक्स का था। ठीक है। फार यूवीसीडी तो हमें सेकेंडरी के बारे में बताता है, नियर हमें टर्शरी के बारे में। ठीक है। जैसे इसमें भी थोड़ा लग रहा है कि स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, एक तो प्रोटीन ए जो है वो होमोटेट्रोमर है, ये सही है। 50 किलो डाल्टन का वेट है, pH 7 पे फोल्डेड है, और मोल्टन रिव्यू है pH 3 पे। ठीक है। ये तो गलत हो गया कि वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। एसडीएस डीनेचर प्रोटीन ए इनटू डिफरेंट ओलिगोमेरिक स्टेट्स। एसडीएस का मेन काम तो क्या होता है, वो तो मतलब आपका बीटा मरकैप्टा इथेनॉल जो है वो, उसका काम होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। एसडीएस तो एक तरह से अ, कुछ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन पे एक्ट करता है, वो तो चार्ज देता है ना बस। तो कोई ओलिगोमेरिक स्टेट्स तो डिफरेंट आ ही नहीं रही हैं। ठीक है, जब एसडीएस तो आपने दोनों ही केस में दिया ना, बट डिफरेंस यहाँ पे बीटा मरकैप्टा इथेनॉल का है। ठीक है। एसडीएस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ओलिगोमेरिक स्टेट्स ऑफ प्रोटीन ए। देखो ये तो एसडीएस का रोल ही नहीं ना। ओलिगोमेरिक का मतलब क्या है, जैसे अगर एक है, उनको मतलब एक दो सब यूनिट्स है उनको ज्वाइन करना, तो ऐसा तो उसका काम ही नहीं होता। ठीक है। तो इसमें एक ही आंसर बन रहा है, वो कौन सा आपका, ए। ठीक है। देखो सिमिलर सा क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ था, वैसे तो इसी से पता लग गया था कि और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये है नहीं कि वो डिग्रेड करता है एसडीएस कुछ, ये तो हम बात ही नहीं करते ना। एसडीएस का काम सिंपल होता है कि वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करता है, वो प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देता है, कोई ओलिगोमेरिक स्टेट्स बनाना। ओलिगोमेरिक में वही होगा ना कि वो डाइमेरिक ट्राइमेरिक टेट्रामेरिक, वो तो एसडीएस का काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है। ठीक है, चलो इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करना। ठीक है, तो ये मेन आपको मैंने बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सीडी पे आएगा। ठीक है। सो आप देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चन में सीडी, एसडीएस और फ्लोरेसेंस, वो सबको लिंक भी कर सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी कंप्लीट।